नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ICS स्टडी एकेडमी में। तो आज हम भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भारत में तुर्कों का आक्रमण के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है भारत में तुर्कों का आक्रमण महमूद गजनवी। तो जिसका जो मुख्य टॉपिक है हमारा आज का, वो है मोहम्मद गजनवी का। तो जो मोहम्मद गजनवी था, ये यामनी वंश से संबंधित था। यामनी वंश से संबंधित था और इसको जो उपाधियां मिली हुई थी, तो उनमें से जो पहली उपाधि थी, इसका नाम है यमीनुद्दौला, जो कि इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो जो इसका अर्थ होता है यमीनुद्दौला का, ये होता है, इसका अर्थ होता है यमीनुद्दौला का अर्थ होता है, यमीनुद्दौला का अर्थ होता है होता है साम्राज्य साम्राज्य का दाहिना हाथ। ये किसका अर्थ होता है इसका? ये इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और जो इसकी अगली उपाधि थी, उसका नाम है यमीनुल मिल्लाह। यमीनुल मिल्लाह का जो अर्थ होता है, वो अर्थ होता है मुसलमानों का रक्षक, जो कि ये इसमें ब्रैकेट में इसका ये शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है। ये जो उपाधि थी, तो बगदाद के जो खलीफा थे, जो बगदाद के खलीफा थे, इनका नाम था अल अल कादिर अल कादिर बिल्लाह। यह उपाधि इन्हें जो मिली थी, महमूद गजनवी को जो ये उपाधि मिली थी, ये अल कादिर बिल्लाह, जो बगदाद के खलीफा खलीफा अर्थात धर्मगुरु, जो धर्मगुरु थे, उनसे उनके द्वारा यह इनको उपाधि मिली हुई थी। इसी कारण इस वंश का जो नाम यामनी है, जो इसका वंश यामनी वंश है, ये इसी कारण, इसी के उपाधि के कारण ही इसके इनके वंश का नाम यामनी वंश पड़ा या विख्यात हुआ। अगली जो उपाधि है, जो अगली उपाधि थी इस्लाम का नायक, जो कि मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसको कहा था। अगली एक उपाधि है सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, सुल्तान ए आजम का शाब्दिक अर्थ होता है महान शासक। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? इसका शाब्दिक अर्थ होता है महान शासक। सुल्तान ए आजम का शाब्दिक अर्थ जो होता है, वो होता है, ओहो, क्या हो रहा है ये, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है महान शासक। यह उपाधि धारण करने वाला ये दुनिया का पहला शासक था। और इसको महमूद गजनवी को अवोमेक्तम मुहम्मदम भी कहा जाता है। अवोमेक्तम मुहम्मदम भी कहा जाता है। और यह जो उपाधि थी, उसके अ, उसके चांदी के सिक्कों पर भी ये उत्कीर्ण थी, अर्थात जो उसके चांदी के सिक्के जो उसने चलवाए, उत्कीर्ण करवाए, उसमें भी यह उपाधि लिखी होती थी। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ईश्वर के संदेश वाहक या ईश्वर का संदेश वाहक। ईश्वर, ओह सॉरी, ईश्वर, इसका जो अर्थ होता है, वो अर्थ होता है ईश्वर का संदेश वाहक। इसका जो अर्थ होता है, उसका ये अर्थ होता है ईश्वर ईश्वर का संदेश वाहक, अर्थात ईश्वर का संदेश पहुंचाने वाला या
ईश्वर का संदेश लाने वाला, इसका जो अर्थ होता है। ये उसके सिक्कों में भी यह अवमेक्तम मोहम्मदम, चांदी के जो उसने सिक्के चलवाए थे उसमें यह उपाधि उत्कीर्ण थी। उसकी अन्य उपाधियों में बुत सिकन, जो बुत सिकन है उसको बोला जाता था। ये एक प्रकार से उसको ये जो उपाधि दी गई थी, ये जो मूर्ति भंजक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ति भंजक, क्योंकि वो जहाँ भी जिस देश में उसने आक्रमण किया, जहाँ भी वह जाता था तो मूर्तियों का वो सबसे बड़ा शत्रु था। भारत में उसने जितने भी 17 बार आक्रमण किए भारत में, और 17 बार उसमें जब आक्रमण किए तो जहाँ जहाँ भी जिस जिस स्थान पर वह गया, तो वहां पर यदि वहां पर उसको मूर्तियां दिख गई, मंदिर दिख गए, तो उन सारे मंदिरों को उसने तोड़ दिया और कहीं की भी मूर्तियों को और मंदिरों को उसने नहीं छोड़ा। इसी कारण उसको मूर्ति भंजक की उपाधि भी दी गई थी। गजनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलप्तगीन था। गजनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलप्तगीन था। अलप्तगीन सामानियों का एक तुर्क दास था। अलप्तगीन के उत्तराधिकारी का जो नाम था वो था आ, वो उत्तराधिकारी का नाम था पिराई। उत्तराधिकारी का नाम था उत्तराधिकारी का जो नाम था वो था पिराई। उत्तराधिकारी का नाम पिराई था। अलप्तगीन, हाँ, पिराई था। और यह हिंदू शासक जयपाल के पुत्र को हराया था। ये गुलाम था और उत्तराधिकारी भी था, और पिराई था। और उसने पिराई का जो उत्तराधिकारी हुआ वो सुबुक्तगीन हुआ। यह अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था, दोनों था। ये गुलाम भी था, दामाद था किसका? अलप्तगीन का। अर्थात यदि हम इसको समझना चाहें, चलिए आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इसको कहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे। तो जैसा कि जो गजनी वंश है, इसका जो संस्थापक था वो संस्थापक था गजनी वंश का संस्थापक, वो गजनी वंश का संस्थापक जो था वो अलप्तगीन था। कौन था? गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन। गजनी वंश का संस्थापक, अरे कहाँ पे है? अलप्तगीन था। अलप्तगीन हुआ। अब यदि इसका अगला देखें तो इसका जो उत्तराधिकारी हुआ गुलाम था, वो उसका नाम था पिराई। इसका नाम था पिराई। ये गुलाम था और उत्तराधिकारी भी था। और जब इसका उत्तराधिकारी हुआ, उसका नाम क्या हुआ? अब फिर उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। ये देखिए, समझ लीजिए आप लोग कि जो अलप्तगीन था ये संस्थापक था, इसका उत्तराधिकारी हुआ, क्योंकि उस समय आ, जब इन्होंने आक्रमण किया 10वीं और 11वीं शताब्दी में, तो गुलामों की प्रथा होती थी। और ज्यादातर यदि कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता था किसी शासक के पास, तो वो आ, मोस- यही प्रथा थी कि गुलामों को वो अपना उत्तराधिकारी आ, घोषित कर देते थे। तो जो अलप्तगीन था ये सामानियों का गुलाम और तुर्कदास था। इसके बाद इसका जो गुलाम हुआ पिराई, उसने गुलाम बनाया हुआ था। कोई ये इसका कोई किसी भी इसके वंश से संबंधित नहीं था। तो जो गुलाम था यही उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम था पिराई। इसके बाद जो पिराई हुआ तो पिराई का जो ये उत्तराधिकारी बना,
पिराई के बाद बना, इसलिए पिराई का उत्तराधिकारी कहलाया। लेकिन ये जो अलप्तगीन है, तो ये अलप्तगीन का, ये जो अलप्तगीन है, अलप्तगीन का, ये अलप्तगीन का ये गुलाम भी था, और ये सबसे बड़ी बात है कि गुलाम के साथ साथ ये उसका दामाद भी था, अर्थात अपनी लड़की के साथ इसने उसका विवाह किया हुआ था, सुबुक्तगीन का, अलप्तगीन का। तो ये इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ। यामिनी वंश की गुलाम एवं दामाद था। 997 ईस्वी में वह गजनी का, वो सॉरी 977 ईस्वी में का, गजनी जो कि अफगानिस्तान में है, और उसकी राजधानी या मुख्य केंद्र गजनी ही उस समय था। तो गजनी का वह शासक बना। सुबुक्तगीन ने यामिनी वंश की जो नींव रखी, सुबुक्तगीन के द्वारा रखी गई यामिनी वंश की नींव, ये 977 ईस्वी में रखी गई। वह महमूद गजनवी का पिता था। ये महमूद गजनवी का पिता था। तो जब यदि अब हम यहीं पर समझ लेते हैं कि ये जो सुबुक्तगीन है, तो सुबुक्तगीन के पहले तक अलप्तगीन का गुलाम पिराई हुआ। अब पिराई का गुलाम ये उत्तराधिकारी, सॉरी, पिराई का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन हुआ, और सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का दामाद और गुलाम दोनों था। लेकिन अब यहाँ से जब सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा तो उसके पुत्र हुए, फिर उसने अपने पुत्रों को चुना। तो जब अगला उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने बनाया, तो उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन षड्यंत्र के द्वारा बहुत ही जल्द 7 माह के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ही जो महमूद गजनवी था या मोहम्मद गजनवी था, महमूद गजनवी ने उसको सिंहासन से हटाकर स्वयं गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा गजनी वंश का जो एक क्रम है कि किस क्रम में कौन आगे गजनी पर जिसने शासन किया उसी का एक ये क्रम है। इस प्रकार से ये सभी गजनी पर इन लोगों ने शासन किया था। वह महमूद गजनवी का पिता था। फरिश्ता बताता है कि हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने मुकुल पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था। जयपाल आक्रमणकारी नीति अपनाते हुए गजनी में 2 बार सुबुक्तगीन से युद्ध किया, परंतु वह हार गया। सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण कर काबुल एवं जलालाबाद को जीत लिया। उस समय क्योंकि ये सारे भारत के उसमें क्षेत्र में आता था, ये सारे क्षेत्र जीत लिया, जलालाबाद मुख्य रूप से। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, और इसने अपने छोटे पुत्र, यही देखिए, इसने छोटे पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी चुना था, परंतु महमूद गजनवी ने 7 माह बाद ही षड्यंत्र के द्वारा इस्माइल की हत्या कर दिया और शासक बन बैठा। इस समय महमूद गजनवी की जो उम्र थी, जो आयु थी, वो मात्र 27 वर्ष की ही थी उसकी आयु, और उसकी राजधानी गजनी थी, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अब जो आक्रमण के कारण थे तुर्कों के,
महमूद गजनवी के द्वारा जो आक्रमण के कारण थे कुछ इस प्रकार हैं। धर्म, पहला जो कारण है धर्म का प्रचार करना। उसके इतिहासकार कुतुबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद कहा है। उसके आक्रमणों को जिहाद कहा है। जिहाद का अर्थ होता है अर्थात धर्म युद्ध। क्या कहा है? यानी धर्म के लिए जो लड़ा जाने वाला युद्ध है उसको बोलते हैं धर्म युद्ध, लेकिन इस्लाम में इसको बोला जाता है जिहाद, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। ये था एक कारण। दूसरा था धन को प्राप्त करना, यश की कामना करना, अपने नाम को विश्व के चारों तरफ, सारे जगह, सारे विश्व में अपना नाम की यश कीर्ति ये चाहते थे। भारत से हाथियों को प्राप्ति, क्योंकि भारत में हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते थे और चूंकि युद्ध के लिए हाथी भी बहुत, जितने घोड़ों की, अच्छे घोड़ों की जरूरत होती थी बड़े बड़े युद्धों को जीतने के लिए, उतनी ही जरूरत हाथियों की भी होती थी। तो इसलिए एक उद्देश्य इनका क्या था? भारत से हाथियों को प्राप्त करना था। उसके आक्रमण के उसके आक्रमण के कारण जो रहे, कारण रहे, लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंद की दौलत, अर्थात हिंद से अर्थ है हिंदुस्तान की दौलत, धन संपदा, जो अकूत धन दौलत से भरा पड़ा था हमारा देश। और यहाँ पर जैसे कि मालूम है आप लोगों को, सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले। तो जो हिंद की दौलत थी, अकूत संपदा थी, उसको ये प्राप्त करना इसका सर्व प्रमुख उद्देश्य धन की प्राप्ति था, ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का एक दौर चला सके। अर्थात जो मध्य एशिया में अन्य सारे बहुत सारे जो देश हैं, जो क्षेत्र है, वहां पर साम्राज्यवाद अर्थात वो सारे क्षेत्र को अपने अधीन लाना चाहता था, अपने शासन के अधीन लाना चाहता था। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन ले लेता है, उसको अपना गुलाम बना लेता है, तो ये जो नीति होती है, ये नीति साम्राज्यवाद की नीति कहलाती है, का दौर चला सके। उसके आक्रमणों का जो उद्देश्य था, उसमें भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। यही तो बात हो रही है कि जो इनके आक्रमणों का जो उद्देश्य था, तो ये नहीं था कि यहाँ रुके और यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना है, ऐसा नहीं था। ये केवल साम्राज्य की स्थापना अस्थायी थी, लेकिन जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो था धन की प्राप्ति करना। जो एक महान इतिहासकार हैं हैबेल, उनका जो कथन है वो कहते हैं कि बगदाद को भी वैसे ही निर्दयता पूर्वक लूटता जैसे कि इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो यहाँ पर हैबेल कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि महमूद गजनबी को जरा भी इस बात का आभास हो जाता कि बगदाद जो क्षेत्र है, जो इस समय वर्तमान में इराक की राजधानी भी है बगदाद, तो अगर वहाँ इतनी धन संपदा होती तो वो उसको भी इतनी ही निर्दयता पूर्वक लूटता जितनी निर्दयता से सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का मंदिर एक उस समय हमारे देश में प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक था, अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। और यहाँ विशालकाय शिव जी का मंदिर था और यहाँ अकूत धन संपदा थी और बहुत ज्यादा यहाँ धन धन और संपत्ति से भरा हुआ था। तो यही एक इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था कि जो इसने सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण किया, उसकी मूर्तियों को तोड़ा, यहाँ तक कि इसकी जो शिवलिंग है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके टुकड़ों को ले जाकर वहाँ की अपनी मस्जिद के सीढ़ियों पर लगवाया था। ये भी विवरण मिलता है। ये जो महमूद गजनबी था, न केवल यहाँ सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा बल्कि बुरी तरीके से तोड़ा, और न कि मंदिर पर चोट की गई केवल, बल्कि यहाँ के आस्था पर भी बहुत गहरी चोट की गई थी। और यहाँ के शिवलिंग को ले जाकर गजनी के जाके मस्जिद की सीढ़ियों पर उसके टुकड़ों को लगवाया था वहां पर इसने। तो
ये इस प्रकार से इसने आक्रमण किया था। और इसके जो प्रमुख अभियान हैं, तो उनको हेनरी इलियट ने कुछ इस प्रकार से इनका वर्णन किया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वहीं अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि कम से कम अब 12 आक्रमण तो जरूर ही किए, अर्थात जो सर्वमान्य मिलता है इतिहास में, वो ज्यादातर संख्या 17 आक्रमणों की ही मानी जाती है, सर्वमान्य आक्रमणों की, कि भारत में इसने कम से कम 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, या महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। और जो इसने उस समय खैबर जो दर्रा है, पश्चिम में पड़ता है भारत में, उत्तर पश्चिमोत्तर में, तो ये खैबर दर्रा जो पास खैबर पास था, यहाँ से ये इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जो कि बड़े बड़े चोटियों पर, बड़े बड़े पर्वतों पर जो दर्रे होते हैं, जो कि वहां से जगह होती है कुछ आवागमन के लिए, उन्हीं को दर्रा बोला जाता है। तो यहाँ से जो भी लोगों का, ये अफगानिस्तान और ये ईरान, इराक या और या अन्य एशियाई देश हैं पश्चिम के, तो यहाँ से खैबर दर्रा से ही भारत आया जाया करते थे। यहीं से इनके केवल आने जाने का एक सुगम जो रास्ता था आने जाने के लिए, वो यही था, इसीलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। सुबुक्तगिन ने इसको इस दर्रे को जीता था, और इस दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम महमूद सुबुक्तगिन ने इसको जीता, और इस दर्रे को पार करने में सर्वप्रथम सफलता पाई महमूद गजनवी ने, और इसी दर्रे को पार करके इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद वर्षा ऋतु सितंबर अक्टूबर की समाप्ति पर गजनी चला जाता था, और शीत ऋतु में आक्रमण करता था, और मार्च अप्रैल में वह यहाँ से चला जाता था। आइए देखते हैं अब प्रमुख आक्रमण के जो प्रमुख कारण थे, प्रमुख आक्रमण थे और उनके जो वर्ष थे। तो 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण पेशावर के पास जो जयपाल था, जयपाल के खिलाफ किया गया। तो जयपाल हिंदू शाही वहां पर राज्य था, जहां का ये शासक था जयपाल, और इसकी जो राजधानी थी उसका नाम एक बहिंद था, या उद्भांडपुर भी थी, उसका नाम उद्भांडपुर भी था इसकी राजधानी। तो यहाँ जब ये पराजित हो गया, तो इस पराजय से इसने इतनी इसको ग्लानि महसूस हुई, इसको इतनी ग्लानि हुई कि पराजय के बाद, तो इसने जाकर उस ग्लानि के कारण इसने आत्महत्या कर ली थी। अगला आक्रमण 1008 से 9 में छठा आक्रमण नगरकोट कांगड़ा पर हुआ। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा, पर लूटा, और इसके बाद उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर के शासकों के गठबंधन को भी इसने हरा दिया। 1018 से 19 ईस्वी में जो इसने 12वां आक्रमण किया, तो इसने कन्नौज, मथुरा पर हमला किया, जहां के शासकों को हराया और मंदिरों को भी लूटा। 1025 ईस्वी में इसने 16वां किया आक्रमण गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जो कि अभी हमने उपर्युक्त के संदर्भ में उसकी चर्चा किया कि इसका जो सर्व प्रमुख जो भारत पर आक्रमण था, वो था सोमनाथ के मंदिर पर, जो कि 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। न केवल इसने मंदिर पर आक्रमण किया था, बल्कि भारत की आस्था पर भी इसने आक्रमण किया, और बल्कि चोट पहुंचाया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि मंदिर को तो इसने तोड़ा ही, मूर्ति को तो इसने खंडित किया ही, साथ साथ इसने भारत की जो आस्था है उसके साथ भी इसने खिलवाड़ किया, और उसको भी इसने खंडित कर दिया, और वहां जो शिवलिंग था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उस शिवलिंग के टुकड़ों को अपने देश ले गए, और वहां के जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर इसको लगवा दिया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका जो आक्रमण था वो कितना ही भयानक और बहुत ज़्यादा हमारी आस्था पर, देश की आस्था पर चोट करने वाला आक्रमण था, और जन धन की हानि को पहुंचाने वाला आक्रमण था। तो सोमनाथ पर जो आक्रमण के समय वहां का राजा था, जब इसने आक्रमण किया, तो जो वहां का राजा था उसका नाम था भीम प्रथम, जो कि ये चालुक्य वंश से संबंधित था ये। और जब महमूद गजनबी सोमनाथ में आक्रमण करने के पश्चात, लूटपाट करने के पश्चात चला गया, तो इसी शासक ने, भीम प्रथम ने, इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया,
और इस प्रकार से उसने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके फिर से उस मंदिर को एक नया रूप प्रदान करने का काम किया। तो अगला जो आक्रमण था 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण किया, जो कि जाटों के खिलाफ अंतिम अभियान था और इसमें जाटों को भारी नुकसान हुआ और अंततः 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो इसका जो आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत के समृद्ध मंदिरों, शहरों, धन संपत्ति को लूटना ताकि गजनी के साम्राज्य को मजबूत किया जा सके। उत्तर भारत के ऊपरी गंगा दोआब को एक तटस्थ और कमजोर क्षेत्र बनाया जा सके। इसका जो परिणाम निकल कर सामने आया, इन आक्रमणों ने उत्तर भारत के छोटे-छोटे राज्यों की कमजोरी को उजागर किया और भविष्य के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है यहीं पर। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करें और ये अवश्य बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।